जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानोफाई में। मैं पंकज राज आप सभी के सामने लेके आया हूं आज एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जो कि एक हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी थे, जीनियस थे, विजनरी थे, अपने समय से बहुत ही आगे चल रहे थे, हाईली इकोनॉमिक थिंकिंग था उनका, ब्यूरोक्रेट माइंडसेट था, सोशल सिविक की सेंसेस उनकी बहुत तगड़ी थी, डिप्लोमेट, हाई लेवल के डिप्लोमेट थे वो, जियोपॉलिटिकल उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, किस तरह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अपने प्रॉफिट के लिए कन्वर्ट कर देना, उनकी ये थिंकिंग जो थी वो हाईली डेवलप्ड थी। वो हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे जिन्होंने ना कि जर्मनी में बल्कि जापान में, यूएसएसआर में, हर जगह अपना इन्फ्लुएंस छोड़ रखा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुपर हीरो की, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनका जन्म नहीं हुआ था बल्कि वे अवतरित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वो इतनी क्वालिटी के साथ कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता। ये भगवान के अवतार थे जो इस मातृभूमि पे अवतरित हुए थे, इस मातृभूमि की सेवा करने के लिए और इसे अंग्रेजों के हाथ से आजाद करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, पर इससे पहले बात करते हैं आज़ादी की। जब भी आज़ादी की बात होती है तो बस दो शख्स का नाम लिया जाता है, गांधी और नेहरू। जी हाँ दोस्तों, गांधी और नेहरू। अगर गांधी और नेहरू ने ही आज़ादी दिलाई थी तो फिर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह और सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? दोस्तों, आज़ादी कोई एक दिन की नहीं होती है, ये लंबी संघर्ष होती है। इसके लिए अपना सर्वस्व निछावर करना पड़ता है और ये कोई एक या दो आदमी की नहीं होती है बल्कि एक कंबाइंड एफर्ट होता है दोस्तों। और इस आज़ादी में जितना योगदान नेहरू और गांधी ने किया है उतना ही योगदान हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इतिहासकारों ने इनके साथ कभी भी न्याय नहीं किया है। इन्हें वो प्रसिद्धि नहीं दिया गया जो इन्हें मिलने चाहिए थे। वो मान सम्मान, वो इज्जत, वो गौरव इन्हें कभी नहीं मिला जिसके वो सच्चे हकदार थे। हाँ दोस्तों, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो मान, वो सम्मान, वो गौरव मिल रहा है जिसके वो सदियों से हकदार थे, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते उन्हें वो नहीं मिल पाया था। तो बात करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन कौन से गौरव अभी मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर साल जो रिपब्लिक डे था वो 24 जनवरी से सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन इस साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो जाएगा शुरू 23 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि को ऑनर करने के लिए 125वीं जयंती जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसे ऑनर करने के लिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 23। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा डेवलपमेंट ये है जो कि नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट से अब आपको देख ही रहे होंगे बताया है कि इंडिया गेट के सामने लगाई जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ग्रैंड स्टैच्यू मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। जी हाँ दोस्तों, और इसे नरेंद्र मोदी अनवेल करेंगे 23 जनवरी को, जो कि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ डेट। और ये है आज का न्यूज़ जब पीएम मोदी अनवील किए हैं होलोग्राम स्टैच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया गेट के सामने। तो आज नेताजी का आत्मा भी गौरवान्वित हो गया होगा कि जिस देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आज उन्हें वो मान सम्मान और इज्जत मिल रही है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम इस सीरीज में, इस कहानी में, एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी, पंकज की जुबानी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में, ठीक है। उनके पिताश्री का नाम था जानकी नाथ बोस और उनकी माता का नाम था प्रभावती देवी। उनके पिताश्री एक नामी गिरामी वकील थे। अगर उनकी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो क्लास 6 तक उन्होंने कटक से पढ़ाई की थी। उसके बाद रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल ऑफ कटक से पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहां उन्होंने कुछ समय तक पढ़ा और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने पास किया बीए 1980 में फिलॉसफी सब्जेक्ट से रिनाउंड स्कॉटिश चर्च कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। अब उनके अंदर की चिंगारी पहली बार कब देखने को मिली
तो वो तब मिली जब एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था ऑटेन। वो इंडियन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, उनसे भेदभाव करते थे। तो उनके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस लीडर बन के उभरे और आवाज़ उठाई। तो दोस्तों, ये है सुभाष चंद्र बोस, हमारे नेताजी की फैमिली। उनकी वाइफ है एमिली शेंकल जो ऑस्ट्रियन है, और इन्होंने सीक्रेट मैरिज की थी। यह उनकी डॉटर अनीता बोस। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, यह है प्रोफेसर ऑटेन जो कि प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर थे। वो क्या करते थे, जो इंडियन स्टूडेंट थे उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, बिना कोई रीज़न के भी उन्हें मारपीट दिया करते थे, उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मिसट्रीट किया जाता था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाया, प्रचार किया, न्यूज़ में न्यूज़ आने लगे, तब जाके थोड़ा सा एक्शन हुआ ऑटेन के खिलाफ, लेकिन वे बाज नहीं आए। दोस्तों, फिर से वो शोषण करना शुरू कर दिए और स्टूडेंट्स को पीटना शुरू कर दिए। लेकिन स्टूडेंट्स ने भी ये नहीं छोड़ा और आखिरकार स्टूडेंट्स ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में रिवोल्ट किया और अच्छे से कूट दिया प्रोफेसर ऑटेन को। तो फिर यहीं से दिख के आया नेताजी का लीडरशिप, और उन्हें बोला गया कि आप जाके उनसे माफ़ी मांग लीजिए प्रोफेसर से, तब आपको इस कॉलेज में रहने दिया जाएगा। नेताजी ने कहा, माफ़ी मैं क्यों मांगूंगा, जब मैं गलत नहीं तो मैं घुटने नहीं टेकूंगा। बस इस कॉलेज में रहने के लिए मैं कभी भी तुम्हारे सामने या तुम्हारे प्रोफेसर के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। मैं सत्य के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे संघर्ष कितना बड़ा भी हो, मैं हमेशा खड़ा और अड़ा रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन किया फिलॉसफी में 1918 में। फिर 1919 में कहानी का रुख बदलता है और वे लंदन चले जाते हैं। उनके पिताश्री बोलते हैं, बेटा जाइए आप लंदन और वहाँ तैयारी कीजिए ICS की, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। एक ऐसी एग्जामिनेशन जिसमें आम व्यक्ति अगर तैयारी करने जाता था तो उसको 3 से 4 साल तैयारी में लग जाते थे। फिर कहीं जाके वो एग्जामिनेशन क्रैक करता था, वो भी बहुत ही मुसीबत से, बहुत ही डिफ़िकल्ट से। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में एग्ज़ाम दिया और इस मात्र 7 महीने की तैयारी में उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया और दोस्तों 4th रैंक लाया और ही वॉज द टॉपर इन इंग्लिश। सबके होश उड़ गए कि बंदे में है दम। ठीक है, वंदे मातरम। फिर 1921 उस साइड देश में चल रहा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने सोचा कि पूरा देश मायूसी में है और मैं यहाँ अंग्रेजों की गुलामी खटूं, इनकी नौकरी करूं। ऐसा नहीं होगा। अगर मेरा देश रो रहा है तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा होके एंजॉय करते रहूं। उन्होंने उसी टाइम लेटर लिख के रेजिग्नेशन दिया कि मुझे तुम्हारी नौकरी की दरकार नहीं है, मैं अपने मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए जी जान निछावर करने को तैयार हूं और मैं जा रहा हूं अपने देश, अपने मातृभूमि और अपने देश के लोगों की सेवा करने के लिए। तो ये था उनका रेजिग्नेशन लेटर जो उन्होंने लिख के दिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू बी हेयर टू सर्व द ब्रिटिश एम्पायर। और दोस्तों इसके बाद वह कूद गया स्वतंत्रता संग्राम में। और दोस्तों उनका मोटिवेशन के पीछे कौन थे? जी हाँ दोस्तों, हमारे युगांतर के पुरुष स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद और नेताजी में एक अजीब सा रिश्ता था। जी हाँ दोस्तों, दोनों का जन्म भी जनवरी महीने में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और 23 जनवरी 1897 को हमारे नेताजी का जन्म हुआ था। नेताजी ने तो एक बात स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यह भी कह दी थी कि अगर आज स्वामी विवेकानंद जिंदा होते तो मैं उनका शिष्य बना रहता और हमेशा उनके चरणों में पड़ा रहता। इतना सम्मान था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर स्वामी विवेकानंद के लिए। उन्होंने ये भी कहा था, जैसा कि आप देख रहे होंगे, द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट फ्रीडम मूवमेंट ऑज इट ओरिजिन टू स्वामी जी मैसेज, इफ इंडिया इज टू बी फ्री इट कैन नॉट बी अ लैंड ऑफ हिंदुइज्म और ऑफ इस्लाम, इट मस्ट बी वन यूनाइटेड लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ नेशनलिज्म। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व ही ऐसा था, इतना आकर्षक था, इतना चुंबकीय था कि कोई भी आदमी उनसे अट्रैक्ट हो जाता था, उनसे जुड़ जाता था।
उनसे बड़ा नेशनलिस्ट ना मैंने कभी देखा है, ना आपने कभी देखा होगा, ना विश्व कभी देख पाएगा। अब क्या हुआ, वो जब देश में चल रही थी नन कॉपरेशन मूवमेंट, तो फिर वो गांधी जी के पास आए और उन्होंने बोला कि गांधी जी, मैं भी देश की आज़ादी में, देश की इस लड़ाई में अपना योगदान देना चाहता हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के अपने देश के लिए यहाँ आ गया हूँ, वरना मुझे तो ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही थी। तो गांधी जी ने कहा, ठीक है बोस, तुम जाओ और सीआर दास से मिलो, देश बंधु से मिलो। तो वो गए सीआर दास के पास कलकत्ता में। उस टाइम सीआर दास जो थे वो पहले मेयर थे कलकत्ता के। चित्तरंजन दास देश बंधु, उनका व्यक्तित्व ही पहाड़ की तरह विशाल था। वो इतने दयावान थे कि वो अपना सर्वस्व निछावर कर देते थे गरीबों के लिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस समय कार्यभार मिला कि आप यूथ के एडुकेटर रहोगे, जर्नलिज्म का काम करोगे और कमांडेंट रहोगे बंगाल कांग्रेस वॉलंटियर के। उसके बाद 1924 में वे सीईओ बनाए गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया हमारे नेताजी को कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। जी हाँ दोस्तों, फिर आगे की कहानी में चलते हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का काम था स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन करना, प्रमोट करना ट्रेड यूनियन मूवमेंट को। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड यूनियन में वर्करों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हें इंस्पायर करते थे कि डरो नहीं, झुको नहीं, लड़ते रहो, क्योंकि मैं बॉस तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने हक के लिए उठ जाओ और लड़ते रहो मजदूरों। और उसके बाद उन्होंने नेहरू के साथ मिलकर अपोज किया था मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तैयार है डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया के लिए, कि इंडिया के लिए हम डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमें टुकड़ों में आज़ादी नहीं चाहिए, हम लेके रहेंगे आज़ादी और वो पूरा लेके रहेंगे। हम किसी भी छतरी के नीचे नहीं रह सकते हैं कि हम यहाँ रहें, हमारे ऊपर झंडा किसी और का लहराते रहें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमें चाहिए फुल आज़ादी, ये टुकड़ों में हमें घंटा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने डिमांड रखा पूर्ण स्वराज का, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और ये डिमांड उन्होंने रखा नेहरू के साथ लाहौर सेशन में। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के कन्फ्लिक्ट की कहानी। 1930 में आप सबको पता होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था, नमक वाला जो था, उसमें बोस ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया सुभाष चंद्र बोस में, और उन्हें जेल भी जाना पड़ गया। अगर पूरे आंदोलन के देखा जाए तो 20 साल में लगभग उन्हें 11 बार जेल जाना पड़ गया था। ऐसा तो था हमारे नेताजी का व्यक्तित्व। उसके बाद नेताजी बहुत गुस्सा हो गए, उन्हें अंदर से बहुत दुख लगा कि जिस देश के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिस गांधी के पीछे मैं खड़ा हूँ, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड कर दिया और जाके उस गोरे के साथ हस्ताक्षर कर लिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड कर दिया और उस इरविन के साथ हस्ताक्षर कर लिया। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट, जब हमारे भगत सिंह को फांसी मिल रही थी, हमारे नौजवान भगत सिंह को फांसी मिल रही थी, तब आप लोग कहाँ थे? वे 23 मार्च 1931 को वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। इससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गहरा झटका लगा और उन्हें बहुत रोष भी आया, गुस्सा भी आया। तो यहीं से एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया गांधी जी और नेताजी के बीच में। और दोस्तों, ये कन्फ्लिक्ट 1938 और 1939 में फला फूला और बहुत आगे बढ़ता गया, और फिर ये धीरे धीरे एक ऐसी खाई बन गई जिसका भरना अब मुश्किल सा हो चुका था, नामुमकिन सा हो चुका था। तो 1938 में क्या होता है दोस्तों? हरिपुरा सेशन होता है कांग्रेस का। हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में है। इनमें बोस को अनएनिमसली मतलब उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, 1930-38 आते तक
हमारे नेताजी का कद इतना बड़ा हो गया था, इतना विशाल हो गया था, पहाड़ समान हो गया था कि उनके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करता था। तो बोस को अनएनिमसली चुन लिया गया प्रेसिडेंट के लिए कांग्रेस का 1938 में, और वहां उन्होंने बात किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, जहां आप गुलाम हैं, जहां आप खुद के बारे में नहीं सोच सकते हैं, आपका डिसीजन कोई और ले रहा, वहां आप बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्रू प्लानिंग। अरे आपके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी इतना विजनरी सोच है। नमन है ऐसे सोच वाले हमारे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और जो प्लानिंग का बना, उसका चेयरमैन बनाया गया नेहरू जी को। उसके बाद 1939 में फिर से चुनाव होता है और इसमें दो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। एक होते हैं पट्टावी सीतारमैया, जिन्हें गांधी का सपोर्ट था। गांधी ने घूम घूम कर कहा था कि पट्टावी सीतारमैया वो मेरे कैंडिडेट है, अगर वो हार गए तो हम हार गए। और दूसरे तरफ थे सुभाष चंद्र बोस नेताजी। तो पट्टावी सीतारमैया को 1377 वोट ही मिले, जबकि उनके पीछे गांधी जैसा व्यक्तित्व खड़ा था। मगर अकेला अपने दम पे हमारे नेताजी को 1580 वोट मिले और वे विजयी साबित हो गए। बोस जीत गए और गांधी जी इससे गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, दुखी हो गए और वे कहें कि बोस ये तुम्हारी जीत नहीं बल्कि मेरी हार है। बोस ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि अब समय आ गया है कि हम भीख मांगना बंद करें, बार बार अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाना बंद करें कि हमें ये दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। ये समय आ गया है कि हम लड़ें, अपना हक छीन के ले उनसे। तो बोस ने कहा कि हम ब्रिटिशर को देंगे 6 महीने का अल्टीमेटम, और ये समय ऐसा है, आपको बता दूं दोस्तों कि इसी समय पूरे विश्व में चल रहा था हमारा वर्ल्ड वार 2, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों। 1939 से 1945 तक चला था। तो बोस ने सोचा क्यों ना इस अवसर का फायदा उठाया जाए और इसी समय अंदर ही अंदर एक भव्य आंदोलन किया जाए, एक भव्य विद्रोह खड़ा किया जाए ताकि अंग्रेजों को खदेड़ा जा सके। तो बोस ने कहा कि हम 6 मंथ का अल्टीमेटम दे देंगे ब्रिटिश को कि भैया 6 मंथ में हमें पूर्ण स्वराज दो, हमने आज़ादी दो, वरना हम फिर से एक मास स्केल में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे और आपको खदेड़ देंगे, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। तो गांधी का कहना था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम कोई अल्टीमेटम नहीं देंगे, कोई मास मूवमेंट नहीं करेंगे। देश इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। गांधी ने कहा कि अंग्रेज अभी खतरे में हैं, वे हर तरफ से लड़ाई का सामना कर रहे हैं, अगर इस समय हम भी उनका साथ नहीं देंगे तो ये गलत होगा। अब आप बताइए, जो आप पे राज कर रहा, क्या आपको उसका साथ देना चाहिए? कभी कभी इंसान की जो ईमानदारी हो जाती है या सोच हो जाती है, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। उसका जो आइडियोलॉजी हो जाता है वही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है उसका, और वही गांधी के साथ हो गया था। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ हुआ था हमारे महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हनन हो रहा था। वैसा ही कुछ हुआ, क्योंकि वो भी अपना आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ रहे थे, ना पितामह भीष्म छोड़ रहे थे, ना गुरु द्रोण छोड़ रहे थे, ना धृतराष्ट्र छोड़ रहा था। और आज भी गांधी जी ना अपना आइडियोलॉजी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे यही चाहते थे कि अभी भी हम अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाएं। तो यहाँ पे क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी हो गया दोस्तों, विचारधारा का मतभेद हो गया। वे इस तरफ जा रहे थे तो गांधी इस तरफ जा रहे थे, दोनों जस्ट अपोजिट जा रहे थे। बोथ सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी जी वेयर डायमेट्रिकली अपोजिट। जी हाँ दोस्तों, एक सर्कल होता है, उसका डायमीटर होता है, तो एक इस साइड थे तो दूसरे इस साइड थे। अल्टीमेटली नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फिर अपना बड़प्पन दिखाया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना गांधी जी को ऑनर किया जाए, उनका सम्मान किया जाए, और उन्होंने खुशी खुशी अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 1939 में उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दे दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि बोस, हाँ, तो अब बात करेंगे कि गांधी और बोस आइडियोलॉजिकली डिफरेंट थे
लेकिन तब भी एक दूसरे की सोच के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। जी हाँ दोस्तों, 1942 में जब हमारे नेताजी बाहर चले गए तो गांधी जी ने ही उपाधि दिया था नेताजी बोस को कि नेताजी इज़ नथिंग बट प्रिंस एमंग द पेट्रियट। जितने भी देशभक्त हैं उन सभी में प्रिंस हैं हमारे नेताजी। और अगर बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी थी। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर ही होता है। आप देख रहे हैं इस आदमी की हर तरफ से इस आदमी को तोड़ा गया, लेकिन वो हर समय चट्टान की तरह, एक फौलाद की तरह खड़े हो गए। फिर 9 जुलाई 1939 को क्या होता है कि नेताजी बोलते हैं कि अब हम पूरा ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे एआईसीसी रिजोल्यूशन के खिलाफ में। जब वे ऐसा ऐलान करते हैं तो उन्हें कांग्रेस की पोस्ट से हटा दिया जाता है। उस टाइम वो बंगाल के प्रेसिडेंट थे और उन्हें बोला जाता है कि आप अगले 3 साल तक कोई भी ऐसा पोस्ट हैंडल नहीं कर पाओगे। जो दी है दोस्तों, ऐसा तो ट्रीटमेंट दिया गया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो ये है न्यूज टाइम का न्यूज़पेपर कटिंग, जहां पे आप देख ही रहेंगे क्राउन ऑफ थॉर्न्स फॉर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, डिबार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप ऑफ बंगाल कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आ जाती है असली संघर्ष की कहानी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि अब देश में कोई भी उनके साथ नहीं दे रहा, तब उन्होंने ठान लिया कि एकला चलो रे तुमी, एकला चलो रे, मुझे अकेले चलना होगा, क्योंकि मैंने तो कसम खाया है कि मैं इस देश को आज़ाद करूंगा, इस मातृभूमि को आज़ाद करूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं मरते दम तक अपने खून का एक एक कतरा को इस देश के नाम कर दूंगा। और यही उन्होंने कहा कि फ्रीडम, आज़ादी, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। आज़ादी कोई आपको देने वाला नहीं है, इसे आपको छीनना होगा। और दूसरा उन्होंने कहा, द सीक्रेट ऑफ पॉलिटिकल बार्गेनिंग इज टू लुक मेयर स्ट्रॉन्ग देन व्हाट रियली आर। बार्गेनिंग करके आप यही दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन अंदर से आप खोखले हो। और यहां से उन्होंने उग्र रूप ले लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं आर्म्ड स्ट्रगल करूंगा, क्योंकि भीख मांगने का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने का समय है इंडिया की आज़ादी के लिए। उसके बाद इन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया, लेकिन 1940 को वे यहाँ से निकल गए। जी हाँ दोस्तों, और ये है पूरा का पूरा मैप। ये मैप आपको बताएगा कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे यहाँ से निकले थे। जी हाँ दोस्तों, पहले वो कलकत्ता से धनबाद गए, धनबाद से पेशावर गए, पेशावर से काबुल गए, काबुल से मॉस्को गए, मॉस्को में वो स्टालिन से मिले, लेकिन स्टालिन ने उन्हें वो सपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने बोल दिया कि तुम जाओ और हिटलर से मिलो। तो फिर वो जाके गए हिटलर से मिलने जर्मनी में। ठीक है, बर्लिन में उन्होंने हिटलर से मिला। फिर हिटलर ने उन्हें कुछ खास सपोर्ट नहीं दिया और बोला कि तुम मेरे पार्टनर जापान से मिलो। तो देखिए दोस्तों, किस तरह वे संघर्ष करके पहले इंडिया से निकलते हैं, पेशावर जाते हैं, फिर काबुल जाते हैं, फिर मॉस्को जाते हैं, फिर बर्लिन जाते हैं। किस लिए कर रहे हैं दोस्तों? ये बस अपने मातृभूमि के प्रति प्यार है जो सब कुछ निछावर कर दे रहे हैं वो। फिर इतने बड़े रास्ते से एक हिटलर उन्हें एक शिप देता है, एक नेवल शिप देता है, एक पनडुब्बी देता है जो पानी के ऊपर और अंदर भी ट्रेवल कर सकता था। तो उसी के सहारे वे चलते चलते घूमते घूमते फिर पहुंच जाते हैं धीरे धीरे जापान। ये रास्ता आप देखिए ऐसे जाते हुए, फिर केप ऑफ गुड होप से जाते हैं, फिर मेडागास्कर से जाते हुए, फिर ये यहाँ जाते हैं, फिर सिंगापुर, जकार्ता, इंडोनेशिया जाते हैं, फिर ये यहाँ से फ्लाइट लेके टोक्यो पहुँच जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मैप आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेताजी मिलते हैं हिटलर से। जी हाँ दोस्तों, हिटलर जैसे आदमी को भी वो अपने व्यक्तित्व से आश्चर्यचकित कर देते हैं और प्रभावित कर देते हैं। हिटलर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते हैं, और वहीं पे जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो जय हिंद का स्लोगन देते हैं। अब इनकी काबिलियत देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की।
उनका यह मानना था कि एक इनेमी का इनेमी फ्रेंड होता है। जी हाँ दोस्तों, जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो एक तरफ ब्रिटिश थी, एक तरफ जर्मनी और जापान थी। तो आप देखेंगे तो जर्मनी और ब्रिटिश एक दूसरे की इनेमी हो गई। तो वे समझे कि जो ब्रिटिश है वो जर्मनी के खिलाफ है और जर्मनी ब्रिटिश के खिलाफ है, तो क्यों ना इस दुश्मनी का फायदा उठा जाए। इसलिए वे बस उन जगह मिलने जा रहे थे जो जहां पे ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे। तो इसे कहते हैं हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का एडवांटेज लेना, जिसमें वो मास्टरमाइंड थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1941 ये छूट गया था। 1941 से 1943 तक वे रहे थे जर्मनी में। उसके बाद वहां उन्होंने क्या किया था, हिटलर ने उन्हें 4000 सोल्जर दे दिए। प्रिजनर ऑफ वार क्या होता है, जब दो देश आपस में लड़ाई करते हैं तो उनके सोल्जर जो पकड़े जाते हैं उन्हें प्रिजनर ऑफ वार कहा जाता है। तो जर्मनी ने उन्हें दिया 4000 इंडियन सोल्जर या फिर प्रिजनर ऑफ वार। ठीक है, और उसके बाद वो सबमरीन लेके सुमात्रा चले गए थे। ठीक है, 90 दिन लग गया था दोस्तों, 90 दिन वहां से पहुंचने में उन्हें 90 दिन लग गया था सबमरीन में। अब आप समझ सकते हैं उतने दिन तक एक ही सबमरीन में ट्रेवल करते रहना कितना दर्दनाक और दुखदाई होगा। लेकिन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हर दुख सहा अपनी मातृभूमि के लिए, और वहीं से उन्होंने बर्लिन रेडियो की शुरुआत भी की, जहां से उन्होंने एड्रेस किया हमारे भारत को। तो लोगों को पता भी नहीं था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आखिर गए कहाँ। देश में मायूसी छाई हुई थी कि हमारे प्यारे नेताजी कहाँ चले गए, क्या वो हमें छोड़ के चले गए, क्या वे हमारे बीच नहीं हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों के लिए पूरा संघर्ष करते हुए पूरा विश्व घूम रहा हूँ, जगह जगह से घूम घूम के मदद मांग रहा हूँ कि कोई तो मेरी मदद कर दो कि मैं अपनी मातृभूमि को, अपनी भारत माता को आज़ाद कर सकूँ। तो उन्होंने रेडियो में एड्रेस किया और कहा, स्टैंडिंग एट द वन ऑफ द क्रॉस रोड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, आई solemnly declare on behalf of all freedom loving Indians in India and abroad that we shall continue to fight British imperialism। हम लड़ेंगे ब्रिटिश के खिलाफ till India is once again the mistress of her own destiny। जब तक इंडिया खुद अपने भाग्य का विधाता नहीं हो जाता, जब तक भारत खुद अपना भाग्य लिखना नहीं शुरू कर देता, तब तक हम लड़ेंगे। और ये सब उन्होंने कहा था 28 फरवरी 1942 को, और वहीं से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर। ठीक है, अब नेताजी पहुंच जाते हैं जापान, क्योंकि हिटलर ने कहा था कि भारत से जर्मनी बहुत दूर है, मैं चाह के भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, तुम जाओ और जापान से मिलो, वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। तो उसके बाद वे सुमात्रा से टोक्यो जाते हैं फ्लाइट से और जापान पहुंच जाते हैं। और उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था, वे इतने हाईली इन्फ्लुएंसेबल पर्सन थे कि उन्होंने तो बहुत जल्द ही कन्विंस कर दिया जापानीज पीएम को कि मुझे सपोर्ट कीजिए। और जापानीज पीएम ने भरी पार्लियामेंट में ये अनाउंस किया कि जी हाँ, मैं इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करूंगा। और उसके साथ ही जापान ने स्टार्ट कर दिया बम गिराना सिंगापुर पे। ठीक है, सिंगापुर उस टाइम ब्रिटिश रूल कर रही थी। तो सिंगापुर में क्या हुआ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स थे। और फाइनली जापान जीत गया सिंगापुर में। उसके बाद जापान ने 45,000 इंडियन सोल्जर्स को दे दिया कि जाइए आप अपने देश के लिए लड़िए। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की। तो इसकी स्थापना किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह और जापानीज के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो गया, एक इंडिफरेंसेस हो गया, जिसके चलते उन्हें वो छोड़ना पड़ा। फिर रास बिहारी बोस ने उसका कमान थामा और उसके बाद हमारे नेताजी को इसका कमान दे दिया गया। ठीक है, जुलाई 1943 में हमारे नेताजी को इंडियन नेशनल आर्मी का कमान सौंप दिया गया। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं फ्री इंडिया के लिए सिंगापुर में, कि मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा यहीं से जो काम करेगी कि इंडिया को कैसे फ्री करना है। और मलाया में ही वो स्लोगन देते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। और जनवरी 1944 को आईएनए का जो हेडक्वार्टर होता है
वो शिफ्ट हो जाता है रंगून में, बर्मा में, ठीक है, क्योंकि अब लड़ाई की आगाज हो चुकी थी। दिल्ली चलो का नारा लग चुका था कि अब हमें दिल्ली को कूच करना है और अंग्रेजों को खदेड़ के भगा देना है। दोस्तों, नेताजी का व्यक्तित्व ऐसा था जो उस समय कोई भी नेता का नहीं था। उस समय वो वुमेन एम्पावरमेंट की सोच रखते थे। उन्होंने अपने आज़ाद हिंद फौज में एक लेडीज वुमेन रेजिमेंट की भी स्थापना की, जिसको लीड कर रही थी लक्ष्मी स्वामीनाथन, या फिर कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी कह सकते हैं आप। और उस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लीडरशिप। जी हाँ दोस्तों, इससे तगड़ा वुमेन एम्पावरमेंट क्या हो सकता है। बस बड़ी बड़ी लाइन लिख देने से, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर देने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो जाता है, उसे ग्राउंड पे लाना पड़ता है। और वो किया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद 6 जुलाई 1944 को वह दिन आता है जब बोस एड्रेस करते हैं महात्मा गांधी को। कहते हैं कि गांधी जी, आप फादर हो हमारे नेशन के, और आपके बिना ये नेशन कुछ भी नहीं है। और ये सब वो कहते हैं आज़ाद हिंद रेडियो से, और बोलते हैं कि गांधी जी, मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इंडिया के आखिरी लड़ाई के लिए लड़ सकूं और जीत सकूं। आई वॉन्ट ब्लेसिंग्स फॉर इंडियाज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉन्फिडेंस देखिए दोस्तों, लास्ट वार मतलब मैं खत्म कर दूंगा, अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ के मारूंगा। यह कॉन्फिडेंस था हमारे नेताजी के अंदर। उसके बाद जापान ने बर्मा को कैप्चर कर लिया। उसका अप्रैल 1944 को वो ऐतिहासिक घड़ी आती है दोस्तों, जब मणिपुर में हमारे इंडियन नेशनल आर्मी का, हमारे नेताजी का झंडा लहराया गया पहली बार। और इंडियन नेशनल आर्मी 3 महीने तक वहीं रही और लड़ती रही और अंग्रेजों को खदेड़ती रही। फिर दोस्तों 6 और 9 अगस्त को कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसके चलते नेताजी के सपनों पे पानी फिर जाता है। जी हाँ दोस्तों, 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा दिया जाता है। जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा दिया जाता है और इसके चलते जापान पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, उसे पीछे हटना पड़ जाता है। और उसी के साथ ही इंडियन नेशनल आर्मी का जो सप्लाई था वो भी कट ऑफ हो जाता है, उनका सपना टूट जाता है। आईएनए का होप जो था, वे जो सोच रहे थे कि हम अपने मातृभूमि को आज़ाद कराएंगे, उनका सपना टूट जाता है और वे पीछे हट जाते हैं। उसके बाद 18 अगस्त 1945 को एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसका आज तक पूरे देशवासियों को दुख है। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्यारे, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच नहीं रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक प्लेन क्रैश होता है ताइवान के ताइपाई में और कहा जाता है कि उसी प्लेन क्रैश में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा के लिए अपनी मातृभूमि में मिल गए। और ये सब क्या था, उस समय वो प्लान कर रहे थे। पीछे हटने के बाद भी नेताजी कभी भी पीछे नहीं हटे थे। वे प्लान कर रहे थे कि मैं यहाँ वियतनाम से जाऊँगा रशिया, और रशिया में फिर से बात करूँगा कि मेरे देश को, मेरे भारत को कैसे आज़ादी दिलाई जाए। लेकिन विधि ने कुछ और लिख रखा था और हमारे नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद क्या होता है, आईएनए ट्रायल शुरू हो जाता है दोस्तों। जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर थे वो कौन थे, वो तो प्रिजनर ऑफ वार ही थे ना, जो पहले ब्रिटिश आर्मी में थे लेकिन बाद में हमारे नेताजी के भाषण सुन के, उनका व्यक्तित्व देख के उनके साथ मिल गए और इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। तो रेड फोर्ट, लाल किला में उनके साथ ट्रायल किया जाता है, उनके साथ बहुत ही बदसलूकी किया जाता है। पीके सहगल थे उसमें, शाहनवाज खान थे और गुरु बख्श सिंह ढिलन थे। उन्हें कोर्ट मार्शल किया जाता है और बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता है। तो यह देख के पूरे देश में एक शोक की और एक लहर कूद उठती है और हर कोई आक्रोशित हो जाता है। देयर वाज अ ह्यूज नेशनल आउटक्राई। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी भी रिवोल्ट करती है, एयर फोर्स भी रिवोल्ट करती है और आगे जाके इंडियन सोल्जर भी धीरे धीरे रिवोल्ट करने लगते हैं। ये सब था इंडियन नेशनल आर्मी का प्रभाव, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव। उसके बाद दोस्तों
ब्रिटिश आर्मी की अगर बात करें तो उसमें बस 40,000 ब्रिटिश सोल्जर थे, जबकि 25 लाख इंडियन सोल्जर थे और लगभग 20,000 के आसपास सोल्जर रिवोल्ट करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनके लिए प्रेम था कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए और उनके जो जवान हैं उनके साथ ये बदसलूकी हो रही है, जो आईएनए ट्रायल हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे और ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि हमारे नेताजी के सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार हो, ये हमें कतई पसंद नहीं है। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, डीकमिशनिंग ऑफ इंडियन आर्मी किया। धीरे धीरे वह संख्या घटाने लगे, क्योंकि अब उनके अंदर डर आने लगा था कि जिस तरह से हर कोई रिवोल्ट कर रहा है, दोस्तों जिस दिन से सेना में रिवोल्ट हो जाए उस दिन से आपकी सत्ता खतरे में आ जाती है। दोस्तों हाँ, ये याद रखिएगा, जिस दिन सेना में रिवोल्ट शुरू हो जाए उस दिन सत्ता खतरे में आ जाती है। तो उसके बाद धीरे धीरे रिवोल्ट इंटेंसिफाई होने लगा, बढ़ने लगा और अंग्रेजों को लग गया कि अब समय आ गया है कि भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। अब एक ये न्यूज़पेपर कटिंग है जहां पूछा गया था क्लेमेंट एटली से कि वाई इन 1946 द ब्रिटिश डिसाइडेड टू लीव इंडिया, ब्रिटिश क्यों भारत छोड़ के गए। तो क्लेमेंट एटली ने कहा कि इट वॉज बिकॉज ऑफ वार टाइम एक्टिविटीज ऑफ INA, नेवल रिवोल्ट, द वाइड स्प्रेड अनरेस्ट इन इंडियन आर्म फोर्सेज एंड नॉट द लिस्ट बिकॉज ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। मतलब वो डर गए थे INA से, वो खौफ में आ गए थे इंडियन नेशनल आर्मी से। जब नेवी ने रिवोल्ट कर दिया था तो उनके अंदर थर थर कांपने लगे थे कि कभी भी ये सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, और जिस दिन ये खड़े हो जाएंगे तो हमें इस तरह खदेड़ खदेड़ के मारेंगे कि हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। और जब उनसे पूछा गया कि गांधी और नेहरू का क्या कंट्रोवर्सी कंट्रीब्यूशन था इसमें, तब उन्होंने कहा, वे हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि हम डरे हैं तो इंडियन नेशनल आर्मी से डरे हैं। और यहाँ भी एक और न्यूज़पेपर कटिंग में है जिसमें साफ साफ आपको दिख रहा कि सुभाष चंद्र बोस होल्ड्स की टू इंडियन फ्रीडम। भारत को जो आज़ादी मिली थी वे सुभाष चंद्र बोस के चलते मिली थी। जी हाँ दोस्तों, और आप ये कहानी भी देख सकते हैं, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर भी ये बोल रहा है कि हम INA के चलते पीछे हट गए, हम INA के चलते दहशत में आ गए, खौफ में आ गए, तो फिर आपको और क्या चाहिए, आपको और क्या प्रूफ चाहिए कि दोस्तों कि हमें आज़ादी किसने दिलाया था। अब कुछ कंट्रोवर्सीज है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डेथ के रिगार्डिंग। कुछ लोग कहते हैं कि जब प्लेन क्रैश हुआ 18 अगस्त को, लेकिन न्यूज़ आया हमारा 23 अगस्त को, तो इस बीच में हो क्या रहा था, समझ रहे हैं आप, इस बीच में हो क्या रहा था, बीच में ये गैप कहाँ गया, क्यों गया। दूसरा ये कहा जाता है कि ऐसा कोई न्यूज़ ताइवान मीडिया में नहीं आया था, कि कोई न्यूज़ ऐसा ताइवान मीडिया में इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं था कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ है। तो फिर प्लेन क्रैश आप कैसे कह सकते हैं कि हुआ है, क्योंकि जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है वहीं के लोगों को ये पता नहीं है। उसके बाद एक गुमनामी बाबा थे जो बीच में आए थे और सब लोग कहते थे कि यही हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं। उसके बाद कहा जाता है कि फ्रेंच सीक्रेट एजेंट में शामिल हो गए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो ये है हमारे कुछ कुछ लिंक, जो न्यूज़पेपर कटिंग थी उस टाइम की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रोब्स आउट इनटू वियतनाम लिंक ऑफ नेताजी एंड गुमनामी बाबा, वही गुमनामी बाबा की जिसकी मैंने आपको कहानी समझाई। फिर अमेरिकन करस्पॉन्डेंट से नेताजी लाइफ, अमेरिकन के लोग कह रहे हैं कि नेताजी अभी भी जिंदा है। फिर एक और न्यूज़पेपर उसमें लिखा गया है, नेताजी डिड नॉट डाई इन एयर क्रैश सेज सीक्रेट फ्रेंच रिपोर्ट। जो मैंने आपको बात किया कि नेताजी फ्रेंच सीक्रेट सर्विस में चले गए थे, तो फ्रेंच वाले ये कह रहे थे अभी भी हमें नेताजी के बारे में कुछ नहीं पता है और ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। यही चीज़ हुआ था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ, वे कैसे मरे किसी को कुछ पता ही नहीं चला और उसको ढक दिया गया। तो दोस्तों एक कमीशन सेटअप हुई थी इंक्वायरी करने के लिए, उसमें 3 कमीशंस थे। शहनवाज कमीशन था जो 1955 में था, इसमें बोला गया कि नेताजी की जो डेथ हुआ वो प्लेन क्रैश से हुआ। उसके बाद एक खोसला कमीशन आया 1970 में, उसने भी कहा कि नेताजी का जो डेथ हुआ वो प्लेन क्रैश से हुआ। उसके बाद मुखर्जी कमीशन आया 2005 में, उसने कहा कि कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा कि कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था
और उसने एक नया क्वेश्चन मार्क रख दिया और मिस्ट्री यहीं से कंटिन्यूड है कि आखिर नेताजी के साथ हुआ तो हुआ क्या। जी हाँ दोस्तों, ये नेताजी का कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स है जिसको आप देखेंगे तो आपको इनका व्यक्तित्व और इनकी गहराई पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इन्हें पढ़ें, जरूर पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि ये आदमी अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे था। उस समय वो लिबरलाइजेशन, डेमोक्रेटिक सेटअप की, इकोनॉमिक रिफॉर्म की, वुमेन एम्पावरमेंट की, ब्यूरोक्रेसी सेटअप की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की, सोशल रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे थे, जो कि आने वाले 30-40 साल बाद उस बारे में सोचा गया। वे सब सुभाष चंद्र बोस उस समय में सोच लिए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के टाइम जिंदा रहते तो शायद ही, जी हाँ दोस्तों, शायद ही कोई उनके सामने खड़ा हो पाता। राष्ट्रपिता भी यही होते और पीएम भी यही होते। तो दोस्तों, आपके सामने मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं और ये सवाल है बोस और गांधी, हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम। आखिर हमारे भारत को आज़ादी किसने दिलाई, बोस ने दिलाई या फिर गांधी ने दिलाई? जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।